वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए। देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर दो क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा। आप लोग देखिए जो दोनों क्वेश्चंस है यह इसी एक ही चैप्टर से जो है पूछा गया था। हुबहू देखिए कॉपी पेस्ट किया गया था, एकदम सीधे जैसे क्वेश्चंस ये पूछा गया था। और देखिए यह जो क्वेश्चंस पूछा गया है यह जब 2023 में EMRS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखिए TGT में कुल 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे उस टाइम। और देखिए 10 में से हम 7 क्वेश्चंस का प्रूफ आप लोगों को NCERT के बुक से दिए हैं। और देखिए उनमें से जो 2 क्वेश्चंस है देखिए यह जो है क्लास यह 11th का चैप्टर नंबर पहला है कंप्यूटर सिस्टम। इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन वो कॉपी पेस्ट किया गया एकदम सीरीज से। तो आप लोगों को प्रूफ दिखाई दे रहा होगा और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए आप लोग को स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, लिखा होगा कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है सभी जो है इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कीबोर्ड माउस स्कैनर एकदम वो जिस प्रकार यह चित्र में दिया है सेम यही देखिए आप लोग को ऑप्शन नंबर आप लोग चौथा देखेंगे उसमें देखिए कॉपी कर पेस्ट कर दिया गया है कि कीबोर्ड माउस स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। और देखिए इसी चैप्टर में आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ जो एग्जाम में यह पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं। यह जो है पिछली बार जो EMRS का एग्जाम हुआ था उसमें देखिए TGT वाले में पूछा गया था। देखिए इसी चैप्टर में जब आप नीचे जाएंगे तो आप लोगों को यह देखिए दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए एकदम सीरीज से पूछा गया है एग्जाम में। यहाँ पर आप लोगों को पूछा होगा कि आप बताइए कि इनमें से जो है इनको आप लोग आरोही क्रम में आपको लगाना है। तो आप लोग जब ऑप्शन नंबर पहला देखेंगे उसमें देख रहे होंगे आप लोग, तो वहाँ पर देखिए KB, MB, GB, TB सेम इसी प्रकार देखिए कॉपी कर पेस्ट कर दिया गया है एकदम सीरीज से। तो देखिए दोस्तों मुझे यह प्रूफ दिखाने का यही जो है मकसद रहता है कि आप लोगों को जो है विश्वास हो, आप लोगों को यह ज्ञात हो कि जो ICT के क्वेश्चंस EMRS में पूछे जा रहे हैं वह कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों यह जो चैप्टर है हम ऑलरेडी इसका 2 भाग मतलब 2 जो पार्ट इसका बना चुके हैं इस चैप्टर का। आज हम लोग तीसरा जो है पार्ट पढ़ेंगे। और देखिए हम लोग इसके पहले जो पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम पढ़ चुके हैं, फिर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर मेमोरी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड CPU, फिर हम डाटा इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे, फिर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप लोग धैर्य बनाकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग धैर्य बनाकर देखिएगा। और देखिए जितने भी हमारे बड़े भाई बहन दोस्त हिंदी भाषी वाले हैं वो लोग देखिए टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि भले आप लोगों को यह PDF पूरा यह इंग्लिश में दिखाई दे रहा है लेकिन मैं एक एक लाइन जो है अभी हिंदी में सब व्याख्या करते चलूँगा, एक एक लाइन जो है हिंदी में समझाऊँगा। तो आप लोग देख सकते हैं अभी मैं यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यह सब जो आपको दिखाई दे रहा है सब हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। इसके पहले 2 पार्ट में मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, आज हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, यह जितना आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो आज जो हम शुरू करेंगे देखिए वह पढ़ेंगे हम लोग डेटा इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग आज जो है पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए सब हम लोग पढ़ चुके हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी हो गया है। फिर देखिए यह माइक्रो प्रोसेसर की जो जनरेशन है ये भी हम लोग देख लिए हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे देखिए माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होता है ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डाटा एंड इन्फॉर्मेशन से यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि एक कंप्यूटर इज ए प्राइमरली फॉर प्रोसेसिंग डाटा, एक कंप्यूटर सिस्टम कंसीडर्स एवरीथिंग एज डाटा। यानी जितने भी चीज़ होता है कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है वह डाटा के रूप में चीज़ों को संग्रहित करता है। बी इट इंस्ट्रक्शंस, पिक्चर्स, सॉन्ग, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स इत्यादि। देखिए डाटा कैन आल्सो बी raw and unorganized facts that are processed to get meaningful information। कह रहा है कि कच्चे और अव्यवस्थित तथ्य जिन्हें संसाधित करके जो है सार्थक जानकारी प्राप्त की जाती है। सो अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डाटा एलॉन्ग विथ इट्स डिफरेंट टाइप इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर। समटाइम्स पीपल यूज द टर्म्स डाटा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इंटरचेंजेबली व्हिच इज इनकरेक्ट। देखिए इसका मतलब यही कह रहा है कि इसलिए डेटा की अवधारणा के साथ साथ इसके विभिन्न प्रकार को समझना कंप्यूटर के समग्र कामकाज को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं कि डाटा क्या है, डाटा के कितने प्रकार होते हैं, हम लोग इसको पढ़ेंगे।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है, लिखा कि एक कंप्यूटर सिस्टम है जो मेनी इनपुट डिवाइसेज विच प्रोवाइड इट विथ रा डाटा इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, इंस्ट्रक्शंस इत्यादि। मतलब ये कह रहा है कि देखिए कंप्यूटर सिस्टम में कई इनपुट डिवाइस होते हैं जो तथ्यों, कॉन्सेप्ट, निर्देशों आदि के रूप में कच्चा डेटा यानी कि रा डेटा प्रदान करते हैं। और देखिए आगे लिखा है कि आगे यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा कि इंटरनली एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म 0 and 1। देखिए दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि बाइनरी नंबर्स कौन कौन से हैं। देखिए 0 और 1 जो होता है बाइनरी नंबर्स होता है। तो यह कह रहा है कि आंतरिक रूप से सब कुछ बाइनरी रूप यानी कि 0 और 1 में संग्रहित होता है। फिर देखिए आगे लिखा कि बट एक्सटर्नली डाटा कैन बी इनपुट टू ए कंप्यूटर इन द टेक्स्ट फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जैसे मान लीजिए कैपिटल में A to Z, फिर देखिए स्मॉल में A to Z, नंबर्स में देखिए 0 to 9 एंड स्पेशल सिंबल्स लाइक @ हैज इत्यादि। देखिए आगे बोल रहा है कि लेकिन बाहरी रूप से डेटा को अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि कैपिटल लेटर A to Z, फिर स्मॉल लेटर A to Z, अंक में 0 से 9 और विशेष प्रतीकों जैसे @ हैज आदि से युक्त पाठ रूप में कंप्यूटर में इनपुट किया जा सकता है। और देखिए आगे यह लिखा है कि डेटा कैन बी इनपुट इन अदर लैंग्वेज टू आर इट कैन बी रीड फ्रॉम, क्या करता है, द फाइल्स। देखिए यह कह रहा है कि डेटा को अन्य भाषाओं में भी इनपुट किया जा सकता है या इसे फाइलों से पढ़ा जा सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, देखिए लिखा है कि डाटा कैन बी इनपुट इन अदर लैंग्वेज टू आर इन कैन बी रीड फ्रॉम फाइल्स, द इनपुट डाटा में बी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज हैंस इट में बी इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। फॉर एग्जाम्पल के रूप में लिखा कि एन इमेज इज ए कलेक्शन ऑफ रेड, ग्रीन, ब्लू यानी कि RGB पिक्सेल्स, ए वीडियो इज मेड अप ऑफ फ्रेम्स एंड ए फ्री रिसिप्ट इज मेड ऑफ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। प्राइमरली देयर आर 3 टाइप्स। अब देखिए एग्जाम में यही प्रश्न पूछेगा कि डाटा के कितने प्रकार होते हैं। आप लोग यही याद रखिएगा कि डाटा के जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के डाटा होते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए पहला जो होता है स्ट्रक्चर डाटा होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर डाटा होता है। अब देखिए ये कह रहा है कि डाटा विच फॉलोज ए स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर एंड इज इजी टू comprehend is called structured data. Such data with pre-specified tabular format may be stored in a data file to access in the future. अब देखिए स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, हिंदी में आप लोग समझ लीजिए। देखिए वह डेटा जो एक जो होता है, क्या होता है, कह रहा है कि एक सख्त रिकॉर्ड संरचना के स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर का पालन करता है और समझने में आसान होता है, उसे क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा कहा जाता है। देखिए भविष्य में एक्सेस करने के लिए इसे जो है ऐसे डेटा को पूरा निर्दिष्ट सारणीबद्ध प्रारूप यानी कि प्री स्पेसिफाइड टेबुलर फॉर्म के साथ एक डेटा फाइल में संग्रहित किया जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बस आप लोग याद रखिए डेटा 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। अब देखिए अगला जो है, अब देखिए इसमें थोड़ा एग्जाम्पल से आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है कि इट इज क्लियर दैट सच डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन रो व कॉलम फॉर्मेट एंड इज इजिली अंडरस्टैंडेबल। स्ट्रक्चर्ड डाटा में भी सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर। देखिए कह रहा है कि आप लोग जब यहाँ पर देख रहे हैं तो देखिए यह कह रहा है कि जो यह स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है इसको आरोही या अवरोही क्रम में जो है सॉर्टेड किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है कि इन द एग्जाम्पल के रूप में अटेंडेंस डाटा इज सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग आर्डर ऑन द कॉलम मंथ। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा जैसे देखिए कह रहा है कि सेल्स ट्रांजेक्शन्स, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग, ATM ट्रांजेक्शन, ये सब क्या होते हैं, ये सब स्ट्रक्चर्ड डाटा होते हैं। देखिए आप लोग एग्जाम में बस यही याद रखिएगा, जो डेटा होता है 3 प्रकार का होता है। एक स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। अब उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल पूछ लेगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि इंक्लूड देखिए सेल्स ट्रांजेक्शन्स, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग और ATM ट्रांजेक्शन, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा होते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के बारे में। देखिए डाटा विच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन ए प्री डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। यानी देखिए हिंदी में करा कि वह डेटा जो एक पूर्व परिभाषित रिकॉर्ड प्रारूप में व्यवस्थित नहीं होता है उसे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के रूप में बोला है कि ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, ग्राफिक्स, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, सोशल मीडिया पोस्ट, सैटेलाइट इमेज, ये सब क्या होते हैं, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होते हैं। आप लोग इसको जो है याद रखिए। जैसे उदाहरण में क्या बोला कि ऑडियो और वीडियो फाइलें, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, दस्तावेज, सोशल मीडिया पोस्ट, उपग्रह इमेजरी, ये सब क्या होते हैं,
हैं यह अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होते हैं। बस आप लोग इतना याद रखिएगा। देखिए तीसरा जो होता है इसका सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। यह कह रहा है कि डाटा विच हैव नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बट मेंटेन्स इंटरनल टैग्स आर मार्किंग टू सेपरेट डाटा एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर डाटा। जैसे एग्जाम्पल में रूप में कह रहा है कि ईमेल डॉक्यूमेंट, HTML पेज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, CSV फाइल, ये सब क्या होते हैं? सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होते हैं। तो देखिए कह रहा है कि वह डेटा जिसकी कोई सुपरिभाषित संरचना नहीं होती है लेकिन डेटा तत्वों को अलग करने के लिए आंतरिक टैग या चिन्हों को बनाए रखता है उसे अर्धसंरचित डेटा कहा जाता है। जैसे उदाहरण में ईमेल दस्तावेज, HTML पेज, फिर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, CSV, इसका पूरा नाम देखिए लिखा है कि कॉमा सेपरेटेड फाइल आदि जो है शामिल होती है। अब देखिए आप लोग इसी को बस याद रखिए, डेटा जो होता है वह 3 प्रकार का होता है जो हम आपको बता चुके हैं। अब हम आप लोग यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं कि डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल के बारे में बताते हैं आप लोगों को, यानी हिंदी में कह सकते हैं डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज और पुनर्प्राप्ति। देखिए कह रहा है कि टू प्रोसेस डाटा we need to first input or capture the data. This is followed by its storage in a file or a database so that it can be used in the future. When your data is to be processed, it is first retrieved from the files or database so that we can perform further actions on it. देखिए इसका मतलब यही कहना है कि यह कह रहा है कि डेटा को संसाधित करने के लिए हमें सबसे पहले डेटा को इनपुट या कैप्चर करना होगा, फिर इसके बाद इसे एक फाइल या डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है ताकि इसका उपयोग भविष्य में किया जा सके। फर्स्ट फिर देखिए आगे यह भी बोला है कि जब भी डेटा जो होता है संसाधित होता है तो उसे पहले फाइल या डेटाबेस से पुनः जो है प्राप्त किया जाता है ताकि हम उस पर आगे की कार्रवाई कर सकें। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि डेटा कैप्चरिंग क्या होता है। जैसे यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए जो यहाँ पर लिखा है कि गैदरिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन द डिजिटल फॉर्म, दिस कैप्चरिंग में वेरी क्या कह रहा है कि वेरी फ्रॉम सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक देखिए कीबोर्ड, बारकोड रीडर्स यूज एट शॉपिंग आउटलेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं यही डाटा कैप्चरिंग है। जैसे मान लीजिए जो बारकोड स्कैन करता है या स्कैनर जो होता है ये सब क्या होते हैं? डाटा कैप्चरिंग इसको किया जाता है। बस आप लोग इसको इतना ही याद रखिएगा। अब देखिए एक डाटा स्टोरेज होता है, क्या देख लीजिए। तो यह देखिए डाटा स्टोरेज जो होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द कैप्चर्ड डाटा फॉर प्रोसेसिंग लेटर। नाउ डेज डाटा इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट ए वेरी हाई रेट। देखिए वैसा इसमें है नहीं कुछ, बस इतना याद रखिएगा डाटा कैप्चरिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए बारकोड के माध्यम जो आप लोग चीज़ों को हम लोग लेते हैं उसको डाटा कैप्चरिंग है। फिर देखिए डाटा स्टोरेज होता है, मतलब चीज़ों को किस प्रकार से रखा जाता है। फिर देखिए एक डाटा रिट्राइवल होता है, जैसे कह रहा है कि पुनः इसको प्राप्ति, इसका मतलब है कि डाटा को किस प्रकार। देखिए कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स फेचिंग डाटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइसेज फॉर इट्स प्रोसेसिंग एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट एज डेटाबेस ग्रो। द चैलेंजेस इन्वॉल्व इन सर्च एंड रिट्राइवल ऑफ द डाटा। देखिए यह हिंदी में आपको थोड़ा मैं समझा देता हूँ। देखिए यह कह रहा है कि इसमें उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार जो होता है प्रसंस्करण के लिए स्टोरेज उपकरणों से डेटा को लाने की फैचिंग शामिल है। जैसे जैसे डेटाबेस बढ़ते हैं स्वीकार्य समय में डेटा की खोज और पुनर्प्राप्ति में शामिल चुनौतियाँ भी बढ़ती जाती है। अब हम लोग देखिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको आपको पढ़ाऊँगा, यहाँ पर बताऊँगा। अब देखिए यहाँ पर एक्टिविटी बोला है, कह रहा है कि क्रिएट ए टेस्ट फाइल एंड देन डिलीट इट यूजिंग शिफ्ट प्लस डिलीट फॉर द कीबोर्ड। नाउ रिकवर द फाइल यूजिंग द मेथड यू हैव एक्सप्लोर। देखिए यहाँ पर यह कुछ एक्टिविटी बोला है। अब देखिए अब जो शुरू होता है एकदम इम्पॉर्टेंट, यहाँ से आप लोगों को एकदम 100% चांस है कि एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो बनेगा, एकदम कंफर्म है, जरूर आपको यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए ये हम जो पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे किसके बारे में? सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए सॉफ्टवेयर से प्रश्न पूछता है तो एकदम पूछता ही है। देखिए पढ़ते हैं, कह रहा है कि टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द फिजिकल कंपोनेंट्स आर द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कह रहा है कि अब तक हमने कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट्स यानी कि भौतिक घटकों या हार्डवेयर के बारे में अध्ययन किया है। बट द हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज ऑन इट्स ओन। लेकिन देखिए कह रहा है कि लेकिन हार्डवेयर अपने आप में किसी काम का नहीं होता है
और कह रहा है कि हार्डवेयर नीड्स टू बी ऑपरेटेड बाय ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और ये भी कह रहा है कि हार्डवेयर को निर्देशों के एक सेट द्वारा संचालित करने की आवश्यकता होती है। दीज सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर रिफर्ड टू एज सॉफ्टवेयर। अब देखिए कह रहा है कि निर्देशों के इन सेटों को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इट इज़ दैट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन नॉट टच आर वी फिजिकली। अब देखिए दोस्तों यही कह रहा है कि जो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है, देखिए कह रहा है कि निर्देशों के इन सेटों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। देखिए यह कंप्यूटर सिस्टम का वह कंपोनेंट होता है जिसे हम भौतिक रूप से छू या देख, क्या कर रहा है कि छू या देख नहीं सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर होता है। अब देखिए यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि इट कंप्राइजेज द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू बी प्रोसेस्ड यूजिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्लीट एनी टास्क टुगेदर। देखिए कह रहा है कि इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर का उपयोग करके संसाधित किए जाने वाले निर्देश और डेटा शामिल होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलकर किसी भी कार्य को पूरा करते हैं। तो किसी भी कार्य को पूरा किसके द्वारा किया जाता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के द्वारा। आगे कह रहा है कि द सॉफ्टवेयर कंप्राइज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच ऑन execution deliver the desired outcome. In other words, कह रहा है कि each software is written for some computational purpose. Some example यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए कह रहा है कि कुछ सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, क्या कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक, देखिए ये सब याद रखिएगा एग्जाम्पल्स। उबंटू, विंडोज 7 या 10, वर्ड प्रोसेसिंग टूल लाइक लिब्रे ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वीडियो प्लेयर लाइक, यहाँ पर देखिए VLC कह रहा है, वीडियो प्लेयर लाइक VLC प्लेयर, फोटो एडिटर्स लाइक GIMP, पूछ लेगा GIMP क्या है, तो फोटो एडिटर्स है, एंड लिब्रे ऑफिस ड्रा। तो यहाँ पर देखिए यह कह रहा है कि, देखिए कह रहा है कि यह सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण में देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सॉफ्टवेयर का ही एक एग्जांपल्स है। जैसे देखिए उबंटू या विंडोज 7 या 10, फिर देखा था वर्ड प्रोसेसिंग टूल जैसे लिब्रे ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वीडियो प्लेयर जैसे VLC प्लेयर, फोटो एडिटर जैसे GIMP और लिब्रे ऑफिस ड्रा क्या है शामिल है। आगे देखिए कह रहा है कि ए डॉक्यूमेंट आर इमेज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क आर पेन ड्राइव इज रिफर्ड टू एज ए सॉफ्ट कॉपी। अब देखिए यह कह रहा है कि हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव पर संग्रहित एक दस्तावेज या छवि को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। वंस प्रिंटेड द डॉक्यूमेंट आर एन इमेज इज कॉल्ड ए हार्ड कॉपी। अब देखिए जब आप लोग इसको प्रिंट कर लेंगे तब इसको आप लोग क्या कहेंगे? तब हार्ड कॉपी कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच कैन बी सीन एंड टच्ड, फॉर एग्जाम्पल रैम, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, CPU इत्यादि। देखिए कह रहा है कि जो हार्डवेयर होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कह रहा है कि इसको हम लोग देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं और छू भी सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में रैम हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, CPU हो गया। और बाकी कह रहा कि दूसरे शब्दों में जो सॉफ्टवेयर क्या होता है? इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट मेक्स हार्डवेयर फंक्शन टू कंप्लीट द डिजायर्ड टास्क। अब देखिए यह कह रहा है कि जो यह सॉफ्टवेयर होता है, देखिए इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, केवल हम लोग इसको देख सकते हैं। और यह क्या करता है? हार्डवेयर फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए टास्क को पूरा करता है यह सॉफ्टवेयर जो होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि नीड ऑफ सॉफ्टवेयर की आवश्यकता आखिर में क्यों होती है। हम लोग इसको देखते हैं। देखिए कह रहा है कि द सोल पर्पज ऑफ ए सॉफ्टवेयर जो टू मेक द कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनल। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर का एकमात्र उद्देश्य कंप्यूटर हार्डवेयर को उपयोगी और परिचालन योग्य बनाना है। ए सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू मेक डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर वर्क एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर एज वेल एज विथ द इंड यूजर। देखिए कह रहा है कि सॉफ्टवेयर जानता है कि कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर घटकों को एक दूसरे के साथ जो इंड यूजर्स के साथ कैसे काम करना और संवाद करना है। आगे देखिए लिखा कि सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूजर्स एंड द हार्डवेयर। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर मानव उपयोगकर्ताओं और हार्डवेयर के बीच क्या करता है? इंटरफेस के रूप में काम करता है। सॉफ्टवेयर देखिए क्या करता है? यह कह रहा है कि मानव जो ह्यूमन यूजर्स होता है और हार्डवेयर के बीच क्या करता है? एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ इंटरेक्शंस विथ हार्डवेयर एंड फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड द सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफिकेशन। देखिए सॉफ्टवेयर को जो है 3 कैटेगरी में देखिए बांटा गया। जैसे देखिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्रामिंग टूल्स होता
होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कह रहा है कि हार्डवेयर के साथ बातचीत के तरीके और किए जाने वाले कार्यों के आधार पर सॉफ्टवेयर को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यानी टूल और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए कह रहा है कि द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनलिटी टू ऑपरेट ए कंप्यूटर बाय इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विथ इट्स कंस्टिट्यूट हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए कह रहा है कि वह सॉफ्टवेयर जो अपने घटक हार्डवेयर के साथ सीधे बातचीत करके कंप्यूटर को संचालित करने के लिए बुनियादी कार्यक्षमता यानी कि बेसिक फंक्शनलिटी प्रदान करता है, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फिर कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू ऑपरेट एंड यूज डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। देखिए कह रहा है कि यह जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है यह जानता है कि कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर घटकों को कैसे संचालित और उपयोग करना है। आगे देखिए कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स सर्विस डायरेक्टली टू इंड यूजर और टू सम अदर सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बोला कि एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर्स। देखिए अब पूछ लेगा कि यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स कौन कौन हो जाएंगे। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, सिस्टम यूटिलिटीज आ जाएगा और डिवाइस ड्राइवर्स आ जाएगा। तो कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण में ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर ये सभी क्या है शामिल है। पढ़ेंगे अब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए दोस्तों कह रहा है कि एज द नेम इम्प्लाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट्स द कंप्यूटर। कह रहा है कि जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। याद रखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, यह कंप्यूटर को संचालित करता है, ऑपरेट्स करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर विदाउट विच अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क। देखिए कह रहा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे जो बुनियादी सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बिना अन्य सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड प्रोवाइड्स एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर्स ऑफ द सिस्टम। सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस बार एकदम रट लीजिएगा, कुछ जो ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पर देखिए जो प्रकार बताया गया है, जो यहाँ पर पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग इसको एकदम रट लीजिए। जैसे विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, मैसिंटोस हो गया, उबंटू हो गया, फेडोरा हो गया, एंड्राइड हो गया, आईओएस। आप लोग याद रखिएगा यह सब क्या है, यह सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखिएगा ये सब क्या है, ये सब पॉपुलर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा है। कौन कौन, जैसे विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, मैकिंटोस हो गया, उबंटू हो गया, फेडोरा हो गया, एंड्राइड हो गया, आईओएस। ये सब क्या है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्राइड जो हम लोग यूज करते हैं सब मोबाइल फ़ोन, ये सब क्या है, ये एंड्राइड है। बाकी जो एप्पल वाला होता है ये आईओएस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप लोग इसको याद रखें। देखिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार याद कर लीजिए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, विंडोज होते हैं, लिनक्स हैं, मैकिंटोस है, उबंटू है, फेडोरा है, एंड्राइड है, आईओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब पढ़ते हैं हम लोग सिस्टम यूटिलिटीज क्या होता है। देखिए सॉफ्टवेयर यूज फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटी। देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम के रख रखाव और कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को सिस्टम यूटिलिटी कहा जाता है। कह रहा कि सम सिस्टम यूटिलिटीज आर शिप्ड विथ द ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन टूल, फॉर्मेटिंग यूटिलिटी, सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी इत्यादि। Another set of utilities are those which are not shipped with the operating system but are required to improve the performance of the system, for example antivirus software, disk cleaner tool, disk compression सॉफ्टवेयर इत्यादि। देखिए यही कह रहा है कि कुछ सिस्टम यूटिलिटीज आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ ही आते हैं, जैसे कि डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन टूल, फॉर्मेटिंग यूटिलिटी, सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी आदि। और यहाँ पर देखिए आगे बोल रहा है कि जो यह होता है यह यूटिलिटी, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यूटिलिटीज का एक अन्य सेट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं आते हैं लेकिन सिस्टम को प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कह रहा है कि एंटीवायरस हो गया सॉफ्टवेयर, फिर डिस्क क्लीनर टूल हो गया, डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, यह सब हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा देखते हैं डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में। देखिए द नेम सिग्निफाइज द पर्पज ऑफ ए डिवाइस ड्राइवर इज टू
क्या करा है कि इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस। अब देखिए मैं इसको आप लोगों को साधारण शब्दों में हिंदी में थोड़ा बता दूं। देखिए यह जो होता है जैसा कि करा है कि जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं नाम से पता चलता है, एक जो डिवाइस ड्राइवर का उद्देश्य किसी विशेष डिवाइस के उचित कामकाज को सुनिश्चित करना होता है। इसका काम जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी जो है सॉफ्टवेयर का यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे देखिए यूजर है, फिर यूजर इंटरफेस है, देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग टूल्स है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं हार्डवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज। तो इस प्रकार देख सकते हैं। देखिए यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आप लोग यह दिखाई दे रहा है आप लोगों को। फिर देखिए यह क्या है, यह प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, यह फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए आप लोग इसको याद रखिएगा, एग्जाम पूछ सकता है कि FOSS का पूरा नाम क्या होगा, तो याद रखिएगा कि फ्री एंड ओपन जो सोर्स है सॉफ्टवेयर, इसका फुल नेम होता है FOSS का फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर देखिए प्रोग्रामिंग टूल के बारे में दिया है, थोड़ा इसके बारे में आप लोग जान लीजिए प्रोग्रामिंग टूल क्या है। तो देखते हैं हम लोग, पहले देखिए थोड़ा ऊपर हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें इंग्लिश में टर्म्स लिखा गया है। देखिए कह रहा है कि डिवाइस ड्राइवर के बारे में जान लीजिए। आज द नेम सिग्निफाइज द पर्पज ऑफ ए डिवाइस ड्राइवर। देखिए यह कह रहा है कि is a device is to ensure proper functioning of a particular device when it comes to the overall working on a computer system. The operating system does the work, but every day new devices and components are being added to a computer system. It is not possible for the operating system alone to operate all of existing and new devices where each device has a diverse characteristic. देखिए हिंदी में आपको समझाता हूँ कि कह रहा है कि जैसा कि नाम से पता चलता है कि डिवाइस ड्राइवर का उद्देश्य किसी विशेष डिवाइस के उचित कामकाज को सुनिश्चित करना है। और देखिए कह रहा है कि जब कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज की बात आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम यह काम करता है, लेकिन हर दिन कंप्यूटर सिस्टम में नए डिवाइस और घटक जोड़े जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा एक लैंग्वेज के बारे में लिखा है कि द डिवाइस ड्राइवर जो होता है एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है। पूछेगा कि आपसे अगर डिवाइस ड्राइवर के बारे में पूछेगा क्या बताएंगे। देखिए जो डिवाइस ड्राइवर होता है यह क्या करता है, यह इंटरफेस जो होता है बिटवीन द डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच क्या करता है, एक इंटरफेस का काम करता है डिवाइस ड्राइवर। और देखिए आगे कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सर्विस बाय हाइडिंग द details of operations performed at the hardware level of the device, just like a language translator. A device driver acts as a mediator between the क्या कर रहा है, मीडिएटर बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द अटैच्ड डिवाइस। कह रहा है कि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जस्ट लाइक अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये डिवाइस ड्राइवर जो काम करता है एक मीडिएटर के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम और अटैच्ड डिवाइस के बीच में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह जो है कैटेगराइज किया गया है सॉफ्टवेयर का। अब यहाँ पर देखिए प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में यहाँ पर बताया है कि प्रोग्रामिंग टूल्स कौन कौन हैं, देखते हैं हम लोग। देखिए इन ऑर्डर टू गेट सम वर्क डन बाय द कंप्यूटर वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर अप्लाइड ऑन द इनपुट डेटा टू गेट द डिजायर्ड आउटकम। कंप्यूटर लैंग्वेज आर डेवलप्ड फॉर राइटिंग दीज इंस्ट्रक्शंस। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर। यहाँ पर देखिए आप जो थोड़ा याद रखिएगा जो नीचे जो दिया है कि वाइल ह्यूमन्स आर एबल टू राइट प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज। क्या होता है देखिए HLL का फुल नेम में भी याद रखिएगा जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज होता है। कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड मशीन। देखिए जो कंप्यूटर होता है याद रखिएगा वह केवल मशीनी भाषा को समझता है। देखिए यहाँ पर यही कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर दैट कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन्स अंडरस्टैंड कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज। कह रहा है कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि कंप्यूटर और मनुष्य पूरी तरह से अलग अलग भाषाएं समझते हैं। अब देखिए आगे बोला कि वाइल ह्यूमन्स आर एबल टू राइट प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज। कह रहा है कि जहाँ मनुष्य जो होते हैं उच्च स्तरीय भाषा
में प्रोग्राम लिखने में सक्षम होते हैं। वही कह रहा है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीनी भाषा, वही कह रहा है कि जो कंप्यूटर होता है वह मशीनी भाषा समझते हैं। आगे लिखा है कि देयर इज ए कंटिन्यूअस नीड फॉर कन्वर्सेशन फ्रॉम हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज फॉर विच ट्रांसलेटर्स आर नीडेड आल्सो टू राइट द इंस्ट्रक्शंस कोड एडिटर्स। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है कि आइडियली इन पाइथन आर नीडेड। वी विल ब्रीफली डिस्क्राइब हियर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। अब देखिए यह कह रहा है कि देखिए उच्च स्तर से कह रहा है कि मशीन स्तर की भाषा में निरंतर रूपांतरण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। साथ ही निर्देश लिखने के लिए कोड संपादकों यानी कि कोड एडिटर्स जैसे पाइथन में आईडीएलई की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हम यहाँ प्रोग्रामिंग भाषा अनुवादकों और प्रोग्राम विकास उपकरण का संक्षिप्त वर्णन हम लोग यहाँ पर करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर जो है कह रहा है कि देखिए आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, कह रहा है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग टू राइट इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म आप 0 and 1 and 0। देखिए 0 और 1 क्या है, बाइनरी नंबर्स होते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डेवलप्ड टू सिंपली टू कोडिंग टू मेजर कैटेगराइज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लो लैंग्वेज एंड। देखिए कह रहा है कि जो कंप्यूटर के अंतर्गत जो भाषा होती है, देखिए कुल इसके दो प्रकार हैं। इसका एक जो होता है लो लैंग्वेज मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज यानी LLL, एक होता है HL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए कह रहा है कि जो लो लेवल लैंग्वेज होते हैं आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज एंड इंक्लूड मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। देखिए यही कह रहा है कि यह जो होता है यह निम्न स्तरीय भाषाएं और उच्च स्तरीय भाषाएं। देखिए यह निम्न स्तरीय भाषाएं मशीन पर निर्भर भाषाएं और इनमें मशीन भाषा और असेंबली भाषा शामिल है। आगे देखिए यह कह रहा है कि मशीन लैंग्वेज यूजेस 1 and 0 टू राइट इंस्ट्रक्शंस। क्या कह रहा है कि मशीन जो लैंग्वेज है वह केवल 0 और 1 भाषा को क्या करता है, वह समझता है। आगे कह रहा है कि विच आर डायरेक्टली अंडरस्टूड एंड एक्सिक्यूट बाय द कंप्यूटर बट राइटिंग ए कोड इन मशीन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट एज वन हैज टू रिमेंबर ऑल ऑपरेशन कोड एंड मशीन एड्रेस। देखिए यही कह रहा है कि मशीन भाषा निर्देश को लिखने के लिए 1 और 0 का उपयोग करती है, जिन्हें कंप्यूटर द्वारा सीधे समझा और निष्पादित किया जा सकता है। लेकिन मशीनी भाषा में कोड लिखना मुश्किल है, क्योंकि किसी को सभी ऑपरेशन कोड और मशीन एड्रेस याद रखने पड़ते हैं। और देखिए मशीनी भाषा में लिखे गए कोड में त्रुटियां खोजना भी मुश्किल है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है नीचे हम आपको बताते हैं। देखिए लिखा है कि हेंस ट्रांसलेटर्स आर नीडेड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। जैसे कह रहा है कि एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज याद रखिएगा C++, जावा, पाइथन। बस यही पूछेगा कि इनमें से हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसके एग्जांपल्स कौन कौन है। देखिए C++, जावा, पाइथन ये सब क्या होते हैं, यह उच्च स्तरीय भाषा के एग्जांपल्स हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए इसका जो प्रयोग किया जाता है उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज भाषा को क्या किया जाता है, मशीनी भाषा में अनुवाद किया जाता है। और इसके लिए क्या आवश्यकता होती है, C++, जावा, पाइथन आदि आवश्यकता होती है। बस आप लोग यही याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। तो ट्रांसलेटर नीडेड टू कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज मशीन। अब यहाँ पर थोड़ा आप लोग इसको समझिएगा। देखिए ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। यहाँ पर देखिए मान लीजिए एक लैंग्वेज ट्रांसफ़र है, यहाँ पर ऊपर देखिए कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज और फिर यहाँ पर देखिए कोड इन मशीनी क्या कर रहा है लैंग्वेज, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को क्या कर रहा है ट्रांसलेट करके या लो लेवल यहाँ पर कोड को मशीनी भाषा में बदल रहा है। यहाँ पर देखिए जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, इसको मशीनी लैंग्वेज में बदल रहा है। बस आप लोग यही याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, डिफरेंट ट्रांसलेटर आर नीडेड टू कन्वर्ट द सोर्स कोड टू मशीन कोड। द 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। ये भी याद रखिए, एकदम याद रखिए, इसको रट लीजिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि द 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स यूज्ड इन देखिए कंप्यूटिंग सिस्टम में 3 प्रकार के जो होते हैं क्या किए जाते हैं ट्रांसलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, एक असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। याद रखिएगा क्या होते हैं, ये सब लैंग्वेज को बदलने का काम करते हैं, ये सब ट्रांसलेटर का काम करते हैं। कौन कौन से, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। याद रखिएगा असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर क्या करते हैं, ये सब लैंग्वेज ट्रांसलेट का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब हम लोग देखिए थोड़ा प्रोग्राम डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ए प्रोग्राम कैन बी टाइप्ड, कंपाइल्ड एंड डिबग्ड फ्रॉम द IDE डायरेक्टली बिसाइड्स पाइथन आइडियली नेट बीन्स। देखिए यहाँ से उतना तो बस नीचे एक बार देख लीजिएगा कि द सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स इन सोर्स कोड। देखिए यह उतना तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो ऊपर इम्पॉर्टेंट था हम आपको बता चुके हैं। अब हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। लिखिए कह रहा है कि द सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द कोर फंक्शनलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, हाउ एवर डिफरेंट यूजर्स नीड द कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिफरेंट पर्पज डिपेंडिंग अपॉन दियर रिक्वायरमेंट्स। देखिए कह रहा है कि यह सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य कार्य क्षमता यानी कोर फंक्शनलिटी प्रदान करता है। हालांकि विभिन्न उपयोगकर्ताओं को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर सिस्टम की आवश्यकता होती है। और देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हेंस अ न्यू कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इज नीडेड टू cater to different requirements of the end users. This is specific software that works on top of the system software is termed। देखिए यह यहाँ पर कह रहा है कि इसलिए अंतिम जो उपयोगकर्ता होती है कि विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर की एक नई श्रेणी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर पूछा है कि द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर developed for generic applications to cater to a bigger audience in general are called general purpose software। such ready made application। देखिए कह रहा है कि such ready made application software can be used by end users as per their requirements। देखिए यह कह रहा है कि जो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होता है यह वे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो सामान्य एप्लीकेशंस के लिए विकसित किए जाते हैं ताकि सामान्य रूप से बड़े दर्शकों को पूरा किया जा सके। उन्हें सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और देखिए आगे कह रहा है यहाँ पर एग्जाम्पल्स के रूप में, देखिए कह रहा है कि ऐसे तैयार निर्मित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग अंतिम उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है कि यह स्प्रेड, यहाँ पर लिखिए लिखा है कि स्प्रेडशीट टूल। फिर देखिए कैल्क ऑफ लिब्रे ऑफिस कैन बी यूज्ड बाय ए कंप्यूटर यूजर टू डू कैलकुलेशन टू क्रिएट अकाउंट शीट। एडोब फोटोशॉप, GIMP, मोजिला वेब ब्राउजर, iTunes, ये सब क्या होते हैं, ये क्या हैं, देखिए यह जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं। याद रखिएगा कह रहा है कि ऐसे तैयार निर्मित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग अंतिम जो लास्ट जो यूजर्स होता है वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिब्रे ऑफिस का स्प्रेडशीट टूल कैल्क किसी भी कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा गणना करने या खाता शीट बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे देखिए एडोब फोटोशॉप, GIMP, मोजिला वेब ब्राउजर, iTunes आदि सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट करके लिखा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम कैन वर्क विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कह रहा है कि जो एक कंप्यूटर सिस्टम होता है वह बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के काम तो कर सकता है बट लेकिन इट कैन नॉट वर्क विदाउट सिस्टम सॉफ्ट। लेकिन यह देखिए बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता। देखिए यह कह रहा है कि जो एक कंप्यूटर सिस्टम होता है वह बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के काम कर सकता है लेकिन यह बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के रूप में वी कैन यूज ए कंप्यूटर इवन इफ नो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड बट इफ नो ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड वी कैन नॉट वर्क ऑन द कंप्यूटर। अब देखिए कह रहा है कि एग्जाम्पल के रूप में हम कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, उस पर जो है नो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड। कर रहा है कि यदि कंप्यूटर में जो होता है कोई भी किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर जो होता है इंस्टॉल नहीं किया जाएगा तो भी हम लोग, लेकिन इफ नो ऑपरेटिंग, लेकिन यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल नहीं किया जाएगा तो हम लोग कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर सकते हैं। इन अदर वर्ड द यूज ऑफ कंप्यूटर इज पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए यही कह रहा है कि दूसरे शब्दों में जो कंप्यूटर का प्रयोग है वह एप्लीकेशन कह रहा है कि पॉसिबल है इन द एब्सेंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अनुपस्थित में भी यह क्या है, यह पॉसिबल है कंप्यूटर। तो ये कहा गया है यहाँ पर। अब देखिए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो कस्टमाइज्ड में थोड़ा आप लोग यहाँ पर यूजर कैन वेबसाइट, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर। देखिए कस्टमाइज क्या होता है कि दीज आर कस्टम ऑन
टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट आर डेवलप्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस आर एन इंडिविजुअल दे आर बेटर suited to the needs of an individual or an organization considering that they are designed as per special requirements। सम एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर इंक्लूड वेबसाइट्स, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सब क्या होते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। बस एग्जाम्पल सब लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रोप्राइटरी आर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि द डेवलपर्स ऑफ सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड देयर सोर्स कोड एज वेल एज द सॉफ्टवेयर फ्रीली टू द पब्लिक विथ एन एम टू डेवलप एंड इम्प्रूव फर्दर विथ ईच अदर्स हेल्प। देखिए कह रहा है कि कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डेवलपर्स अपने जो सोर्स कोड के साथ साथ सॉफ्टवेयर को भी क्या करते हैं, पब्लिक को मुफ्त में प्रदान करते हैं, जिसका उद्देश्य एक दूसरे की मदद से आगे विकसित और सुधार करना है। और देखिए कह रहा है कि सच सॉफ्टवेयर इज नोन एज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, इसको जो है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल्स के रूप में यहाँ पर लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे उबंटू जो फ्री, देखिए उबंटू जो होता है एकदम फ्री होता है। और साथ में कह रहा है कि एक्सेसिबल फॉर एनीवन विद द रिक्वायर्ड नॉलेजमेंट टू इम्प्रूव आर। फिर कह रहा है कि मोर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री, क्या कह रहा है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स में पाइथन, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स खास कर याद करते चलिएगा, एग्जाम में यही पूछेगा, बाकी डिफिनीशन तो नहीं पूछेगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन, एक तो उबंटू हो गया आप लोगों का, फिर पाइथन हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, ओपन ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब हो गया। लेकिन करा कि समटाइम्स सॉफ्टवेयर आज फ्री अवेलेबल फॉर यूज बट सोर्स कोड में नॉट भी अवेलेबल, लेकिन जो सोर्स कोड है वह अवेलेबल नहीं हो सकता। लिखा है कि सच सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड फ्रीवेयर। देखिए इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको फ्रीवेयर कहा जाता है। जैसे आगे देखिए लिखा है कि कभी कभी कह रहा है कि सॉफ्टवेयर उपयोग के लिए मुफ्त में उपलब्ध होते हैं लेकिन सोर्स कोड उपलब्ध नहीं हो सकता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को फ्रीवेयर कहा जाता है। अब देखिए फ्रीवेयर के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, फ्रीवेयर के एग्जांपल पूछेगा एग्जाम में, तो आप क्या बताएंगे, स्काई बताएंगे, एडोब रीडर बताएंगे, ये सब क्या है, यह सब जो है यह फ्री जो है फ्रीवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। कह रहा है कि व्हेन द सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड हैज टू बी परचेज्ड फ्रॉम द वेंडर हु हैज द कॉपीराइट ऑफ द सॉफ्टवेयर देन इट इज ए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। देखिए यही कह रहा है कि जब उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को विक्रेता से खरीदना होता है जिसके पास सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट है, तो यह एक क्या कहा जाएगा, स्वामित्व सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। इसी को क्या कहा जाएगा, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, टैली, क्विकहिल, ये सब क्या है, यह प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स है। देखिए कह रहा है कि ये सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीवेयर आर ओपन सोर्स आर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पर्सन आर ग्रुप हु हैज डेवलप्ड एंड रीड दैट सॉफ्टवेयर। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ओएस का पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ रिसोर्स मैनेजर विच मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर। देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह कंप्यूटर के सभी क्या करता है, मैनेज करता है सभी रिसोर्सेज को। जैसे कह रहा है कि इट्स हार्डवेयर इंक्लूडिंग, जैसे देखिए इसमें कह रहा है कि CPU, रैम, डिस्क, नेटवर्क एंड अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। It also controls various applications, software and device drivers, manages systems security and handles access by different users. It is the most important system software। कह रहा है कि यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह एकदम जो होता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और देखिए आगे कह रहा है कि आगे देखिए यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए आप लोग इसको रटना है तो आपको रटना ही है। जैसे देखिए विंडोज, लिनक्स, एंड्राइड, मैकिंटोश, ये सब क्या हैं, यह जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर जो बस देखिए एग्जाम्पल्स याद करते जाएगा, एग्जाम बस यही पूछता है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो बस यही सब पूछता है। तो विंडोज, लिनक्स, एंड्राइड, मैकिंटोश, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पर एक आप लोग इसको फिगर को देख लीजिए, टाइप है
ऑफ यूजर इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे यहाँ पर देखिए कमांड बेस्ड इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए GUI का फुल नेम यही होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा, जहाँ पूछ लेगा कि GUI का फुल नेम क्या होता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। फिर देखिए टच बेस्ड इंटरफेस होता है, और फिर देखिए वॉइस बेस्ड इंटरफेस होता है। तो ये सब क्या है, यह सब इंटरफेस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, आप लोग इसको याद रखिएगा। पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा कमांड बेस्ड इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, टच बेस्ड इंटरफेस है, वॉइस बेस्ड इंटरफेस है। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस, यहाँ पर वैसा तो लाइक क्रिएटिंग, ओपनिंग, डिलीटिंग। यहाँ पर थोड़ा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में समझ लीजिए, GUI क्या होता है, इसको जरा आप लोग एक बार समझ लीजिए, यह इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेट्स यूजर्स रन प्रोग्राम, मतलब आर गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स, मेन्यूज एंड अदर विजुअल्स ऑप्शंस। देखिए आइकन्स यूजुअली रिप्रेजेंट फाइल्स एंड प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर एंड विंडोज रिप्रेजेंट्स रनिंग प्रोग्राम दैट द यूजर हैज लॉन्च्ड थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो GUI के बारे में। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द इनपुट डिवाइसेज यूज टू इंटरेक्ट विथ द GUI कॉमनली इंक्लूड द माउस एंड द कीबोर्ड। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज GUI इंटरफेस, जैसे देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, उबंटू, फेडोरा एंड मैकिंटोश, ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं समझ सकते हैं आप लोग, जुड़े ही होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर टच बेस्ड एक इंटरफेस होता है, यह तो एग्जाम्पल्स बस आप लोग इसका समझ लीजिए, बाकी बहुत गहराई में पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को कंप्यूटर साइंस का एग्जाम नहीं देना है, नॉर्मल ICT पूछेगा, तो एग्जाम्पल्स बस आप लोग पढ़ते जाइए। यहाँ पर टच बेस्ड इंटरफेस क्या होता है, एग्जाम्पल देखिए कुछ लिखा है कि जैसे एंड्राइड एंड iOS, याद रखिएगा टच बेस्ड इंटरफेस में एंड्राइड और iOS होता है, आप लोग इसको याद रखिए। अब देखिए वॉइस बेस्ड इंटरफेस में एग्जाम्पल्स देख लीजिए अगर हो तो, इसमें क्या कह रहा है कि यही लिखा है कि iOS यानी SIRI, एंड्राइड में देखिए गूगल नाउ और ओके गूगल, यह सब है। देखिए गेस्चर बेस्ड इंटरफेस है, तो गेस्चर बेस्ड वाले में क्या कह रहा है कि अब देखिए इसमें यही कह रहा है कि सम स्मार्टफोन्स बेस्ड ऑन एंड्राइड एंड iOS एज वेल एज लैपटॉप्स लेट्स यूजर इंटरेक्ट विद द डिवाइस यूजिंग गेस्चर्स लाइक वेविंग। जैसे देखिए गेस्चर्स क्या होता है, जैसे आप लोग नए नए मोबाइल से आ रहे हैं, फ़ोन से आ रहे हैं, तो इसमें देखिए ऐसा सिस्टम होता है, जब आप लोग कैमरा, जब आप लोग सेल्फी लेते होंगे तो अपना जो हैंड होता है शेक कर देते होंगे तो भी ऑटोमेटिक सेल्फी ले लेता है, फिर यदि आप लोग मुस्कुरा देते हैं तो भी सेल्फी ले लेता है। तो यही देखिए गेस्चर्स बेस्ड इंटरफेस यही कह रहा है कि जैसे गेमिंग, मेडिसिन एंड अदर एरिया में इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है फंक्शंस देखते हैं। देखिए कह रहा है कि व्हाइल अ कंप्यूटर सिस्टम इज ऑपरेशनल डिफरेंट टास्क आर रनिंग सिमुल्टेनियसली। देखिए कह रहा है कि अब हम कंप्यूटर के प्रबंधन के लिए देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं और कार्यों का पता यहाँ पर कैसे कह रहा है कि लगाते हैं। थोड़ा आप लोग इधर देखिए, यह इम्पॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड रिसोर्स मैनेजर। याद रखिएगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको रिसोर्स मैनेजर भी कहा जाता है, एज इट मैनेज डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक मेन मेमोरी। क्योंकि देखिए यह मेन मेमोरी, CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, सो दैट ईच रिसोर्स इज यूज्ड ऑप्टिमली एंड सिस्टम परफॉर्मेंस डज नॉट डिटोरिएट। अब देखिए इसमें वैसा तो इम्पोर्टेंट नहीं दिखाई दे रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट, इधर देखते हैं फाइल मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस मैनेजमेंट। अब हम लोग थोड़ा पूरे चैप्टर का एक बार समरी देख लेते हैं। अब देखिए हम लोग एकदम अंतिम पर समझिए आ चुके हैं, अब हम लोग इसका पूरा जो है समरी देख लेते हैं। इस चैप्टर का समरी जो है यह क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि एक कंप्यूटिंग डिवाइस आल्सो रिफर्ड एज ए कंप्यूटर प्रोसेस द इनपुट डाटा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन टू जनरेट डिजायर्ड आउटपुट। देखिए दोस्तों यही कह रहा है कि जो हम लोग क्या करते हैं,
जो कंप्यूटर डिवाइस होता है हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा को इनपुट करते हैं, उसके अनुसार वो प्रोसेसिंग करने के बाद क्या करता है, आप लोगों को जिस प्रकार के डाटा आप लोग जो है इनपुट करेंगे उस प्रकार के आप लोगों को क्या करेगा, जो है डिजायर्ड आप लोगों को वह आउटपुट देता है। देखिए करा कि एक कंप्यूटर जो डिवाइस होता है जिसे कंप्यूटर भी कहा जाता है, कंप्यूटिंग डिवाइस को यह डिजायर्ड आउटपुट उत्पन्न करने के लिए दिए गए निर्देशों के अनुसार इनपुट डेटा को संसाधित करता है। आगे देखिए करा कि कंप्यूटर सिस्टम है जो 4 फिजिकल कंपोनेंट्स है, याद रखिएगा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके कुल 4 भौतिकी यानी कि फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। देखिए CPU, प्राइमरी मेमोरी, इनपुट डिवाइसेज एंड आउटपुट डिवाइसेज, याद रखिएगा। दे आर रिफर्ड टू एज हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। देखिए इन्हें जो है क्या कह रहा है कि इन्हें कह रहा है कि रिफर्ड किया जाता है किस प्रकार से, हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और देखिए आगे कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। देखिए कह रहा है कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें 2 प्रकार की प्राथमिक मेमोरी होती है। देखिए एक रैम होता है, इसका पूरा नाम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो वोलेटाइल मेमोरी होती है। और देखिए एक रोम होता है जो नॉन वोलेटाइल होता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो कंप्यूटर सिस्टम में 2 प्रकार के प्राइमरी मेमोरी होते हैं, एक रैम होता है एक रोम होता है, इसको याद रखिएगा। और देखिए आगे कह रहा है कि सिस्टम बस इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा, एड्रेसेज एंड कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। देखिए सब हम पढ़ चुके हैं, एक समरी देख रहे हैं। कह रहा है कि जो सिस्टम बस होता है इसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम के घटकों के बीच डेटा एड्रेस और नियंत्रण संकेतों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। आगे करा कि माइक्रो प्रोसेसर इज ए स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इनसाइड ए कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स बेसिक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डाटा। देखिए यह कह रहा है कि एक माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक घटक होता है जो डेटा पर बुनियादी अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है। और देखिए माइक्रो कंट्रोलर इज ए स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस विच हैज ए CPU, ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रैम, रोम एंड अदर पेरिफेरल्स एम्बेडेड ऑन ए सिंगल चिप। देखिए माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, कह रहा है कि माइक्रो जो कंट्रोलर होता है एक छोटा कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसमें एकल चिप पर एक CPU, एक क्या होता है निश्चित मात्रा में रैम, रोम और अन्य पेरिफेरल्स एम्बेडेड होते हैं। और देखिए लिखा कि सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू the desired tasks and are mainly categorized as system software, programming tools and application software। देखिए यह कह रहा है कि सॉफ्टवेयर वांछित कार्यों को प्राप्त करने के लिए लिखे गए निर्देशों का एक सेट है और इसे मुख्य रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आगे देखिए कह रहा है कि हार्डवेयर ऑफ एक कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन। देखिए कह रहा है कि जो हार्डवेयर होता है वह एक कंप्यूटर का हार्डवेयर अपने आप कार्य नहीं कर सकता है। आगे करा कि इट नीड्स सॉफ्टवेयर टू बी ऑपरेशनल और फंक्शनल। देखिए करा कि इसको चलाने के लिए आप लोगों को सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। आगे देखिए लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर एंड सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस होता है और कह रहा है कि इंटरफेस होता है और कंप्यूटर सिस्टम के कार्य की देखरेख करता है, यानी यह कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की निगरानी और नियंत्रण करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए दोस्तों हम लोग इस पूरे चैप्टर को देखिए कुल जो है 3 पार्ट में कंप्लीट किए। देखिए चैप्टर बहुत बड़ा था और बहुत ही आप लोगों के लिए यह इंपॉर्टेंट था। तो देख सकते हैं कितना बड़ा चैप्टर था। हम लोग जो है सभी चीज़ों को कवर कर लिए हैं। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या था, कंप्यूटर सिस्टम का, फिर कंप्यूटर में जो भी विकास हुआ था, कंप्यूटर मेमोरी, डाटा ट्रांसफ़र, CPU, डाटा इंफॉर्मेशन, माइक्रो प्रोसेसर और साथ में सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, सब हम लोग कवर कर चुके हैं। तो देखिए आप लोग ध्यान दिए होंगे कि मैं आप लोगों से कभी नहीं कहता हूं कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। लेकिन यदि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगेगा तो जरूर कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को देखिए ICT जो है एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है ICT का आप लोगों को प्रूफ दे दिया हूं कि लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम हुआ था तो NCERT से ICT के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बार भी ये ICT के क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। तो इस चैनल के द्वारा आप लोग एकदम निःशुल्क में कराया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।